Good morning, everyone. Yesterday, we have seen some combination of cells, and at last, we have studied condition for maximum current from a series combination of cells. Today, we are going to study condition for maximum current when cells are connected in parallel. So here, I have an arrangement of m cells, have m identical cells having EMFs E and internal resistances R. These are connected in parallel. One external resistance capital R is also connected here in series with these arrangement, and current I is flowing through this circuit. So we have to calculate first that what is the equivalent resistance, what is the total current is flowing. So for total current we need total resistance and total EMF. So for total EMF, here EMF for this having E cells E यहाँ पे भी E यहाँ पे भी, हर जगह A और B के बीच में कितना पोटेंशियल है E, यानी ऐसे देखा जाए क्योंकि पैरेलल में है और पैरेलल में पोटेंशियल तो चेंज नहीं होता. सो द पोटेंशियल बिटवीन और द पोटेंशियल डिफरेंस और द EMF बिटवीन A एंड B विल बी E ओनली. ऑलराइट, सो द EMF resultant EMF for combination will be, यहाँ कितना होगा, देखिए EMF जो होगा वो E ही अप्लाई हो रहा होगा, इक्वल्स टू EMF ड्यू टू सिंगल सेल ओनली. कितना है E है. बट इंटरनल रेजिस्टेंसेस, these internal resistances are actually में connected in parallel. So the resultant internal resistance of parallel combination will be, अगर R डैश उनका इक्विवेलेंट है तो 1 by R डैश इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल m cells, because m cells are connected in parallel, so it is m by R. ठीक है, ये E क्यों हुआ है, क्योंकि इस वाले सेल का EMF A और B के बीच में E, इसका भी E, इसका भी E, यानी A और B के बीच में दो पॉइंट के बीच में हम ले रहे हैं और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, इसलिए ये केवल E ही होगा. ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस m by R होगा. अब देखिए हमें ये अभी इंटरनल रेजिस्टेंस सारी सेल्स का रेजिस्टेंस पता चला है. टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना होगा, इस वाले का टोटल रेजिस्टेंस और सीरीज में ये बड़ा वाला R, यानी इसमें केवल क्या जोड़ना है, R जोड़ना है. सो हियर R डैश कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल R by m. सो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कितना होगा, R डैश प्लस ये बाहर वाला R, यानी R by m प्लस कैपिटल R. सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस. ऑलराइट, नाउ द करंट इन द सर्किट विल बी I इज इक्वल्स टू टोटल EMF E ही है जो A और B के बीच में काम कर रहा है, R प्लस R by M, यानी टोटल रेजिस्टेंस. सो इट इज M LCM लिया, M मल्टीप्लाई ऊपर तो M इंटू E और नीचे M LCM था तो M R प्लस स्मॉल r. ठीक है, दिस इज द करंट. नाउ अगेन द कंडीशंस. केस 1, इफ R इज मच स्मॉलर देन R by M, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है सेल के रेजिस्टेंस से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया सेल के रेजिस्टेंस से. सो इन दिस केस R इज मच स्मॉलर देन R by M, सो ओनली इन सी हियर ओनली R by M विल सर्वाइव एंड इट कैन बी seen as negligible. So I is equals to E by
R upon M. So it is ME by small r, or can be written as M multiplied by E by R. So it is actually M multiplied by, or M times the current ड्यू टू सिंगल सेल. एक सेल से जितनी करंट आती है उसका m गुना करंट आ रही है, यानी ये बड़ी करंट है. हमें मैक्सिमम ही चाहिए, तो अभी दूसरा वाला केस पहले देख लें. ये केस 1 था. केस 2, R is much greater than R by M. So here I is equals to, since this case, so R by M can be negligible, so it is E by R only. It is actually not M times, it is only the current due to single cell. This one, केवल सिंगल सेल वाली जो करंट है वो. अब बताइए, अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए और सेल्स पैरेलल में जोड़नी चाहिए कि सीरीज में जोड़नी चाहिए, किस केस में? यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल्स के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा हो, तब हमें हमेशा कैसे जोड़नी चाहिए? पैरेलल में जोड़नी चाहिए, और यही ये यहाँ पे बता रहा है. तो इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is much smaller than net internal resistance, cells should be connected in parallel for maximum current. मैक्सिमम करंट के लिए सेल्स पैरेलल जोड़नी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशंस. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग. ऑलराइट, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. अब देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होती है? जहाँ पे कुछ सेल्स सीरीज में भी हों, कुछ सेल पैरेलल भी. तो यहाँ हम एक अरेंजमेंट लेंगे जिसमें नंबर ऑफ सेल्स सीरीज और पैरेलल दोनों में बनाएंगे. तो मान लीजिए कुछ सेल्स का हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है. इस तरह के कितने सेल्स सीरीज में लगी हुई हैं? n सेल्स सीरीज में लगी हुई हैं. n सेल्स की एक सीरीज आपको दी गई, और इस तरह की एक नहीं दी गई, इस तरह की m सीरीज दी गई, यानी ऐसे सीरीज में जुड़ी हुई सेल्स m अरेंजमेंट दिया गया. यानी इधर भी कितने हैं? m रोज हैं. किस तरह की? m रोज हैं. n सेल्स की m रोज हैं. तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नीचे भी हैं, यहाँ भी. ठीक है. तो ये सारे ही ये इस तरह से जुड़े हैं. यानी n सेल सीरीज में और इस तरह के m रोज अरेंज्ड हैं. अब देखिए ये जो है, ये एक सर्किट ड्रॉ हो गया जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया गया है. हियर दिस पॉइंट कैन बी टेकन एट A and this can be taken as B. Suppose current I is flowing through this. I current is flowing through this. अब यहाँ पे देखिए अरेंजमेंट क्या है. m सेल्स सीरीज में है, n सेल्स स्मॉल n, तो उसके टोटल EMF कितना होगा? हर सेल का EMF जोड़ दीजिए. मान लीजिए ये आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो सभी सेल्स का EMF E1, E2, E3 इस तरह से मान सकते हैं. हियर टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज हाउ मच? m इंटू n, क्योंकि m रो n कॉलम, ये हो जाएगा. नाउ नेट EMF ऑफ सेल इन ईच रो. हर रो में कितने सेल्स हैं? देखिए रो इसको कह रहे हैं, ये इस तरह की m रोज हैं. तो एक रो में कितने सेल हैं? m.
ईच रो ऑफ n सेल्स। तो n इंटू ई हो जाएगा क्योंकि हर सेल का EMF E, तो n इंटू ई हो जाएगा। अब देखिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हर रो का कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, वो भी सीरीज में सीधे जुड़ता है, n इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती जा रही हैं, n r हो गया। अब इस तरह के m रोज हैं, ठीक है, m रोज हैं ऊपर से नीचे, तो हर सेल में जो पोटेंशियल इसके बीच में जो EMF होगा, यानी इन दो के बीच में वही, इन दो के बीच में वही, इन दो के बीच में, यानी एक चीज़ डिसाइड हो गया कि EMF जो है इनके बीच में वो n इंटू ई ही रहने वाला है A और B के बीच में। केवल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमको अलग से। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज NRs, है ना, क्योंकि एक का NR, दूसरे का NR, तीसरे का NR, सभी का NR 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 है और सभी पैरेलल में है, तो NR के पैरेलल अरेंजमेंट्स। सो फॉर M रोज connected in parallel, मान लीजिए if R dash is the equivalent resistance of combination, resistance of combination, तो 1/R डैश किसके बराबर होगा, 1/NR पहली वाली रो के लिए, 1/NR दूसरी रो के लिए, 1/NR, इस तरह के कितनी रोज हैं, M रोज हैं, और हर रो में कितने सेल हैं, N सेल हैं। ठीक है, तो M रोज हैं। अब इनके M रोज का अरेंजमेंट करना है, तो ये देखो इस तरह के M हो जाएंगे, तो M/NR लिख सकते हैं, R डैश की वैल्यू, सो 1/R डैश, तो R डैश इज इक्वल्स टू NR/M। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर, if I say it is 2. First one is that NR and N epsilon, this one. Alright, this. So this is the total resistance for combination of cells. So circuit का total resistance कितना होगा, so total resistance in circuit, एक बाहर एक्सटर्नल जुड़ा हुआ है और एक कॉम्बिनेशन हमने निकाला और दोनों के अरेंजमेंट में है, सीरीज में है, तो R में क्या जोड़ दें, ये NR/M जोड़ दें, जो भी हमने देखा। सो ये हमारा हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो सर्किट का, सेल्स का तो ये वाला है और टोटल ये मिला के। अब देखिए द करेंट थ्रू द सर्किट, थ्रू जो बाहर वाले में, थ्रू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी होगी, टोटल EMF, देखो जो था EMF वो कितना था, N इंटू ई, क्योंकि हर सेल के लिए, और वही इस सेल के लिए जो सीरीज़ में जो बना था वो N ही था, और इस तरह की M रोज थी, तो M रोज का तो सभी में N ही रहेगा और सभी पैरेलल हैं, तो N ही काम करेगा A और B पॉइंट के बीच में। ये बन गया अब R+NR/M। तो यहाँ से करंट हो गई, M कॉमन लिया तो MNE/M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r, ये हो गई हमारी करंट। ठीक है, तो ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना होता है, करंट मैक्सिमम कब होगी। सो फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर इसका मिनिमम होना चाहिए। सो M कैपिटल R प्लस N R शुड बी मिनिमम। अब यहाँ हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि MR प्लस NR की मिनिमम वैल्यू हम कैसे अटेन करें। तो इसमें ध्यान से देखिए, M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r है, इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे और देखेंगे अदर एक्सप्रेशंस क्या बचते हैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के बाद हमें ये डिसाइड हो जाता है कि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या करें,
इसको लिख सकते हैं, एम आर को लिख सकते हैं रूट एम आर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट लगाया स्क्वायर लगा दिया तो यही चीज़ है। प्लस इसको लिख सकते हैं रूट एन आर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम अभी है ये एक्सप्रेशन। यहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन में जो हमने अभी ये ऊपर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा रूट एन आर का होल स्क्वायर, केवल रूट लगाया स्क्वायर लगाया है। यहाँ पे अब एक चीज़, एक एक्सप्रेशन हम अपने से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 पहला वाला और दूसरा वाला टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 2 एम आर मल्टीप्लाइड बाई रूट एन आर, ओ एन स्मॉल आर, और इसी को ऐड भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम आर एन आर, ठीक है। और ये किया क्यों गया है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको अगर मैं एक साथ कर दूँ तो ये एक स्क्वायर एक्सप्रेशन बन रहा है, किसका, रूट एम आर और रूट एन आर का होल माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर, रूट एन आर इसका होल स्क्वायर ये बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहाँ ए का काम कर रहा है रूट एम आर, बी का काम कर रहा है रूट एन आर। यहाँ बचा क्या रह गया, 2 रूट एम आर रूट एन आर। अब यहाँ खास चीज़ क्या है, ऐसा बनाने का फ़ायदा अब दिखेगा। देखिए इस एक्सप्रेशन में ये फर्स्ट टर्म हो गया एक स्क्वायर टर्म, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव नहीं आ सकता। यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो जाता है अगर एक किसी तरह। और जब ये 0 होगा तो ये हमारे राइट टर्म एम आर प्लस एन आर की वैल्यू सबसे छोटी होगी। यही तो हमको चाहिए था, एम आर प्लस स्मॉल एन स्मॉल आर ये मिनिमम हो, यानी ये जब 0 होगा तो ये मिनिमम होगा। सो फॉर एम आर प्लस एन आर, सॉरी एन स्मॉल आर टू बी मिनिमम, दिस शुड बी 0, फर्स्ट एक्सप्रेशन शुड बी 0, एम कैपिटल आर माइनस रूट एन, देखिए ये हो गया स्मॉल आर एन स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या निकलता है, इसको इधर ले जाइए स्क्वायर कर दीजिए तो एम आर इज इक्वल टू एन स्मॉल आर। नाउ दिस कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस एन आर बाई स्मॉल एम इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेल्स एंड दिस कैपिटल आर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो फॉर current to be maximum, external resistance is equal to the total internal resistance of the cells। सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तब ये मिक्स्ड ग्रुपिंग जो है ये हमको मैक्सिमम करंट देगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जूल्स हीटिंग लॉ और द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसको देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, आपने 10th में पढ़ रखा है इसको। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर मीन्स एनी कंडक्टर हैविंग लो कंडक्टिविटी लोअर देन दी गुड कंडक्टर्स, जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है रजिस्टर, वो किसी भी तरह का मटेरियल होता है जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, हम ऐसे समझ सकते हैं। सो द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रजिस्टर by the flow of an electric current through it is called heating effect of electric current और Joule's heating, हम इसे Joule's heating भी कहते हैं। ठीक है, तो Joule's heating का कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है? इट इज़ वेरी सिंपल। जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी वायर में तो या किसी कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्टिंग की स्पीड एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे कांस्टेंट रहती, मतलब हम पोटेंशियल तो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन मान लीजिए मूव किए,
मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर से ऐसे की ओर, ये एटम से कोलॉइड करते हैं। अगर हमने पोटेंशियल बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम है, ये जब हायर एनर्जी गेन करता है तो ये एटम्स ये जो हैं ये एक्चुअल में आयंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इनसे लगातार कोलॉइड करते हैं और कोलिजन के टाइम ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जो इन्होंने एडिशनल गेन की है ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो आयंस हैं ये वाइब्रेशन इनके जल्दी जल्दी होने लगता है, ज़्यादा वाइब्रेशंस होने लगता है, ठीक है, और कम समय में ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो इनकी जो एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। और जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इनका जो इफेक्टिव ये जो इनका ये ही कोलिजन्स जो हैं ये टेम्परेचर मटेरियल का या जो भी कंडक्टर है उसका बढ़ा देते हैं। यानी एक निश्चित पोटेंशियल तक, एक निश्चित वैल्यू ऑफ करंट तक टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब हम टेम्परेचर बहुत हाई करते हैं, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई करते हैं तो करंट ज़्यादा मूव करता है। करंट ज़्यादा यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टक्कर करेंगे इन आयंस से, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स टक्कर करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो बहुत वायलेंटली वाइब्रेट करते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से ही उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और उनका टेम्परेचर बढ़ाने में वो मदद करते हैं उस कंडक्टर का, और तार गर्म हो जाता है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निश्चित वैल्यू से ऊपर नहीं बढ़ पाती है, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। बाकी बची हुई एनर्जी जो वेलोसिटी बढ़ाने के काम आनी चाहिए थी वो आयंस को वाइब्रेट कराने में ट्रांसफ़र हो जाती है। सो ये है इसका कारण। अब जूल्स लॉ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है ये हमने 10th में भी एक बार देख रखा है पहले अपनी स्टडीज़ में। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, जूल्स लॉ का मेनली क्या कारण है, क्या है स्टेटमेंट, ये क्या देता है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर, यही हमको चाहिए। तो मान लीजिए इस केस में हमारे पास एक सर्किट है जिसमें R कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और उसमें V पोटेंशियल अप्लाइड है, V पोटेंशियल अप्लाइड है, करंट फ्लो होती है I करंट मान लीजिए फ्लो हुई। यहाँ इस पॉइंट को मैंने A नाम दिया, इस पॉइंट को B, A और B के बीच में ही रेजिस्टेंस अप्लाइड है, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो A और B के बीच में ही होगा, किसके क्रॉस, R के क्रॉस। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। V पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है, अब आप इतना सिंपल हमको पता है करंट अगर A से B की ओर बह रही है तो हायर पोटेंशियल किसका होगा, A का। मान लीजिए A पे पोटेंशियल VA है, लोअर किसका होगा, B का, तो V पे पोटेंशियल VB है, B पे। तो एक चीज़ क्लियर है हियर, VA इज़ ग्रेटर देन VB, ठीक है, क्योंकि हायर पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है, A पॉइंट्स, ठीक है। तो अब मान लीजिए अमाउंट ऑफ चार्ज जो ट्रांसफ़र हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड in t time through A to B. So if I say it is Q, then it is I current multiplied by t time, यही होता है चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखिए ये तो करंट हो गया, ये तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ एक और चीज़ है कि जब यहाँ से यहाँ ये इस पोजीशन से इस पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी चूँकि हायर पोटेंशियल पे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जाएंगे तो लोअर पे होंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, इसको मैंने U से डिनोट कर दिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट
B minus initial potential energy at A. So it is equals to potential energy, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, QV, ऑल राइट. सो Q इंटू V, एनर्जी ट्रांसफ़र, जो भी वर्क डन हो रहा है हमारा. तो ये एक्सप्रेशन हो गया. यहाँ पे हमको पता है कि VA VB से बड़ा है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्लियर है. इट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ VA माइनस VB, हम ऐसा लिख सकते हैं. एंड दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली, अब देखो VA माइनस VA बड़ा VB छोटा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, Q भी पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन माइनस साइन लगा, यानी ओवरऑल क्वांटिटी ये क्या हो गई, स्मॉलर देन 0. ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसा हुआ, निगेटिव, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप हुआ है आगे चल के. ठीक है. नाउ अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुआ, ये गया कहाँ? ऑब्वियस, potential energy is converted into kinetic energy. So the kinetic energy, K is equals to माइनस ऑफ U, यही एनर्जी है. माइनस साइन लगा है, देखिए ये पोटेंशियल ही जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा QV. Q की जगह IT पुट कर दीजिए और V हो गया हमारा पोटेंशियल. सो वी कैन से VIT. ये काइनेटिक एनर्जी ही ग्रेटर देन 0, यही काइनेटिक एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हुई, जो मैं आपको बता रहा था, आयंस में ट्रांसफ़र होती. सो दिस एनर्जी इज लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर टू द आयंस. ठीक है. और यही आयंस में जो वाइब्रेशंस हैं, ये हीट के फॉर्म में निकलती है, यानी दिस VIT इज एक्चुअली द हीट. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, डिसिपेशन हो रहा है ना, डिसिपेटेड एज हीट इन कंडक्टर, H is equals to, we can say VIT. All right. And it is in, if it is in joule, then we can say VIT divided by 4.18 and it is in calorie. तो ये इतनी एनर्जी ट्रांसफर होती है. अब देखिए यहाँ पे इतनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, इसको हम एक एक्सप्रेशन और लिख सकते हैं. H is equals to VIT हमने देखा, VIT बाई 4.18, ये कैलोरी में देख लिया, ये जूल में था तो ये जूल्स में था. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I स्क्वायर RT V इक्वल्स टू IR से. इसको और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं V स्क्वायर T बाई R. ठीक है. तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इसी को क्या कहते हैं, जूल्स लॉ. ये तीनों ही एक्सप्रेशन में से कोई भी आप कह सकते हैं जूल्स लॉ का एक्सप्रेशन है. ऑलराइट. नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.